सबसे पहले हम लोग 15 नंबर ग्रुप की बात करते हैं। देखो 15 नंबर ग्रुप जो है ना, इस ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इसको निक्टोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टोजन, निक्टोजन फैमिली कहते हैं। ये इसका नाम याद रखना, नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजन फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है। 15 नंबर ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप कहलाता है। इसके मेंबर कौन से हैं? याद करने का तरीका क्या होगा? हिंदी में लाइन लिख देता हूं ना, पी ऐसे सबके बीच में भैया, समझ में आया ना? पी ऐसे सबके बीच, ना मने नाइट्रोजन, पी मने फोस्फोरस, ऐसे मतलब आर्सेनिक। ठीक है, उसके बाद सबके मतलब एसबी एंटीमनी, और बीच का मतलब बिस्मिथ। वी आर टॉकिंग अबाउट पानी। समझ में आ गया? ज्यादा दिमाग मत लगाना, आई एम टॉकिंग अबाउट पानी। तो बेसिकली नापी ऐसे सबके बीच नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो चलो सबसे पहले तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 7 में 8 जोड़ दो, 7 और 8 कितना होता है? 15। तो फोस्फोरस का होता है 15, उसमें 18 जोड़ दो, 15 और 18 33। आर्सेनिक का होता है 33, उसके बाद 18 और जोड़ो 51। एंटीमनी का होता है 51। उसके बाद बिस्मिथ 32 और जोड़ो तो बिस्मिथ आएगा, और उसका कितना होता है? 83। तो आपने क्या क्या जोड़ा? पहले तो आपने 8 जोड़ा, फिर आपने 18 जोड़ा, फिर आपने 18 जोड़ा, फिर आपने 32 जोड़ा। ये आपके मैजिकल नंबर्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड मैजिकल नंबर्स। तो ये आपके मैजिकल नंबर्स हैं, जिससे आपको एटॉमिक क्या मिल सकता है? एटॉमिक नंबर मिल सकते हैं आगे के आगे के आगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मैजिकल नंबर्स। अच्छा, एक और चीज इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं कि जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, ठीक है, उसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जीईसी, जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? उसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 एंड NP3। NS2 NP3 प्लीज आप नोट डाउन करिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं। NS2 NP3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सो एक कुछ चीजें थी, और सबसे बढ़िया बात क्या होती है, क्योंकि इसमें लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन NP3 में भरे जाते हैं। अब आप इसको गौर से देखो, दिस इज हाफ फिल्ड। ये क्या है? हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या होता है? ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। सो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज मोर स्टेबल। इनका ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। समझ गए बच्चों को? चलो अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो। देखो ये आता है पीरियड नंबर 2 में, ये आता है पीरियड नंबर 3 में, ये पीरियड नंबर 4 में, पीरियड नंबर 5 में, और ये पीरियड नंबर 6 में। और मैं इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं, NH2 और NP3। तो आप देखो ऐसे ही मिलेगा आपको, 2s2 2p3, 3s2 3p3, ठीक है, 4s2 4p3, 5s2 5p3 एंड 6s2 6p3। ये जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये जब कंपाउंड बनाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मतलब कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं। अब जैसा आप लोगों को दिख ही रहा है, जरा आप चेक करना, आपने थोड़ी देर पढ़ा था कि इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 एंड NP3। तो देखो सीधी सी बात ये है, तो इनके लास्ट ऑर्बिट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो कितने पे पहुंच जाएंगे? 8, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, -3 तक जाते हैं। साथ में ये देखो, ये इनके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है टोटल 5, ये पांचों के पांचों डोनेट कर दें, अगर पांचों के पांचों ही निकाल दें, समझ में आ गया, तो ये +5 तक जाते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज होता है ना, वो -3 से लेके +5 तक होता है। -3 से +5 तक इनका ये रेंज होता है। आया सबको समझ में? अब इनमें हम लोग जरा चेक करें, -3 से +5 तक इनका रेंज होता है, लेकिन जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का चांसेस इंक्रीज होने लगता है। ऐसा क्यों? +5 नहीं दिखाता, यानी कि बिस्मथ की बात करो तो बिस्मथ +5 नहीं दिखाता, वो बेसिकली +3 दिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली NS2 वाले, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर कोई पूछे मुझसे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रीजन। सबको समझ में आया? साथ साथ समझा रहा हूं। चलिए
अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। भाई साहब नाइट्रोजन है ना बहुत स्पेशल है। नाइट्रोजन -3 का कंपाउंड भी बनाता है, -2 भी बनाता है, -1 भी बनाता है, 0 भी बनाता है, 1 भी बनाता है, 2 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, 5 भी बनाता है। भाई साहब नाइट्रोजन ऐसा कंपाउंड है जो -3 से लेके +5 तक सारे कंपाउंड बनाता है। ओ माय गॉड, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे मुझसे कि -3 वाला कंपाउंड बनाओ तो अमोनिया, -2 वाला कंपाउंड बताओ तो हाइड्रोजीन, -1 वाला कंपाउंड बनाओ तो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 0 वाला कंपाउंड बताओ तो क्या होगा, नाइट्रोजन, +1 वाला कंपाउंड बनाओ तो N2O, +2 वाला कंपाउंड बनाओ तो वो कौन सा होगा, NO, ठीक है। और +3 वाला कंपाउंड बनाओ तो वो कौन सा होगा, N2O3 जो कि ब्लू कलर का होता है। +4 वाला कंपाउंड कौन सा होता है, NO2, एंड +5 वाला कंपाउंड कौन सा होता है, HNO3 या N2O5। यहां पर HNO2 भी लिख सकते हो, HNO2। तो नाइट्रस एसिड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड होता है नाइट्रोजन का, +5 वाला नाइट्रिक एसिड के अंदर होता है। और ये इतना स्पेशल है कि ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे तरह के कंपाउंड बनाता है। बहुत स्पेशल है, समझ में आया। लेकिन नाइट्रोजन के लिए आपको मैं खास बात बता देता हूं, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता। प्लीज आप नोट डाउन करो कि नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी होती है, कोवेलेंसी, ठीक है, नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी होती है वो 4 है, 4 से ज्यादा नहीं है। उसमें भी मजे की बात है, नाइट्रोजन क्या करता है, उसमें से 3 बॉन्ड तो वो बनाता है कोवेलेंट। याद रखना, नाइट्रोजन के जो 4 बॉन्ड होते हैं उसमें से 3 बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं और 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है। 4 बॉन्ड से ज्यादा नाइट्रोजन नहीं बनाता, जिसमें से 3 बॉन्ड बेसिकली वो कैसे बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और 1 बॉन्ड वो कैसा बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती, मतलब वो 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता, जिसमें से 3 बॉन्ड वो बनाता है कोवेलेंट और 1 बॉन्ड होता है उसका कोऑर्डिनेट। सबको समझ में आया ना। दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि कई बच्चों को 12वीं खत्म हो जाती है फिर भी नहीं आता, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। 15 नंबर ग्रुप के हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी बात करते हैं। सबसे पहले तो हाइड्राइड बनाओ सबके। सबसे पहले हाइड्राइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या होगा, NH3, ठीक है। इसी तरह से फोस्फोरस का हाइड्राइड क्या होता है, PH3। आर्सेनिक का हाइड्राइड क्या होता है, ASH3। एंटीमनी का हाइड्राइड क्या होता है, SbH3। बिस्मिथ का हाइड्राइड क्या होता है, BiH3। अब यहां पर इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको फोस्फीन बोलते हैं, और आगे के कंपाउंड के नाम तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले तो कि इन हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले अपन लुईस बेसिसिटी को चेक करते हैं कि कौन है इसमें से ज्यादा बेसिक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक है अमोनिया। रीजन मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन ऑर्डर जरा चेक कर लो। ऊपर से नीचे जाने पर, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक नेचर या बेसिसिटी घटने लगती है। सबसे ज्यादा अमोनिया बेसिक है। फिर कौन आएगा, फॉस्फीन। फिर कौन आएगा, ASH3। फिर कौन आएगा, SbH3। फिर कौन आएगा सबसे लास्ट में, BiH3। भैया ये है कहानी, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक है अमोनिया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ने लगता है। साइज बढ़ने की वजह से इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। तो बाहर से कोई आने वाली स्पीसी इनको अप्रोच नहीं कर पाती। समझ रहे हो भाई, कोई छोटा लड़का तो उससे तो रोटी खींच के भाग जाओगे, लेकिन बड़ा लड़का उससे रोटी खींच के बताओ, वो लपड़ नहीं मारेगा। आ गया समझ में। तो बिस्मिथ बहुत बड़ा है, उससे पंगा कौन ले, वो इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो बिस्मिथ की साइज बहुत बड़ी है, तो वो कहता है भैया मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत डिफ्यूज हूं, बहुत पावरफुल हूं। व्हाई आई शुड गिव द इलेक्ट्रॉन, भगो यहां से। तो इस केस में आपका जो अमोनिया होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है छोटे साइज की वजह से। आया समझ में। इन सब में अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, बट वैसे अमोनिया वीक है। चलिए, तो ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी घटने लगती है। रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। हर किसी के पास एक लोन पेयर होता है, और क्योंकि साइज ऑफ एलिमेंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, जिसकी वजह से उनमें डिफ्यूजन ज्यादा होता है और उनकी बेसिसिटी घटने लगती है। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है इनमें। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सबसे प्रॉपरली आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है फ्लोरीन बनाता है,
या फिर ऑक्सीजन बनाता है या फिर नाइट्रोजन बनाता है। इनके अलावा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस किसी के भी नहीं होते, घटते रहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? अमोनिया। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे घटता जाएगा। इनफैक्ट सब में बाकी जितने भी हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ना के बराबर होती है। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? सिर्फ नाइट्रोजन वाला कंपाउंड हाइड्राइड NH3, और कोई नहीं करता। तो ऊपर से नीचे जाने पर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी घटने लगती है। इनमें तो ना के बराबर होती है, ना के बराबर लिख लेना, ना के बराबर। कितना बेसुरा गा रहा हूं मैं आजकल, मेरे राग खत्म हो गए हैं। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे। आ गया समझ में? सामने वाले को रिड्यूस कर दे, मतलब सामने वाले को अगर रिड्यूस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन डोनेट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन डोनेट कौन करेगा आसानी से? जरा आप चेक करो, ये जो स्पीसी है हाइड्राइड, उनको हाइड्रोजन डोनेट करना पड़ेगा ताकि वो सामने वाला उसको गेन करे। जैसे ही सामने वाला गेन करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जरा समझिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि सामने वाले को रिड्यूस करना, सामने वाले को क्या करना? हाइड्रोजन गेन करवाना, सामने वाले को हाइड्रोजन गेन कराना या खुद हाइड्रोजन को लूज करना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अमोनिया की बात करें या फिर फोस्फीन की बात करें, ठीक है, या फिर ASH3 की बात करें, या फिर SbH3 की बात करें, या फिर BiH3 की बात करें, इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन आसानी से हाइड्रोजन छोड़ देगा, क्योंकि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है सामने वाले को रिड्यूस करना, मतलब इनको हाइड्रोजन डोनेट करना है। इन सारी स्पीसी को हाइड्रोजन डोनेट करना है। अब मेरा सवाल समझो, मेरा सवाल यह कि इनमें से आसानी से हाइड्रोजन कौन छोड़ेगा? इनमें से आसानी से हाइड्रोजन कौन छोड़ेगा? यस, जिसका साइज बहुत बड़ा है, बिस्मिथ। आपको पता है, जरा आप चेक करो, देखो नाइट्रोजन जो है ना, साइज छोटी होती है उसकी, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन है, अब हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है बेसिक, अगर ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। बट बिस्मिथ की बात करो तो बिस्मिथ तो पापा है, इतना बड़ा है, हाइड्रोजन ये है। अगर बॉन्ड लेंथ देखे तो यहां पर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसको तोड़ना उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो यहां पर बिस्मिथ के हाइड्राइड को तोड़ना आसान है, इसका मतलब दिस इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर रिड्यूसिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें है? बिस्मिथ की, फिर एंटीमनी की, फिर आर्सेनिक की। सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी है? ये भाई साहब अमोनिया की। जरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग लगाओ। आपसे पूछा गया रिड्यूसिंग कैपेसिटी, मतलब रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना। सामने वाले को रिड्यूस करने का मतलब है उसको हाइड्रोजन देना, यानी कि आपको हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा। आप में से ऐसा कौन है जो कि हाइड्रोजन आसानी से छोड़ेगा? जिसका साइज बड़ा है, क्योंकि बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा, उसको आसानी से तोड़ना आसान होगा। तो बिस्मिथ का जो हाइड्राइड है उसको तोड़ना बहुत आसान है, तो वहां से हाइड्रोजन बड़े आसानी से बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन यहां से आसानी से बाहर निकल जाएगा तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बेहद अच्छी है। तो यहां पर आप लोग याद रखिए कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की जब भी बात होती है तो ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आरपी की वैल्यू बढ़ती है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। आप लोग याद रखिएगा भैया, डाउन द ग्रुप, सबको याद हो गया? टॉप मोस्ट पे नोट लगा लो, ये सवाल बहुत पूछा गया, मैं आपको गारंटी देता हूं इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं भैया। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, जब मैं बोलूं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉपी में लिख लेना। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग ऑक्साइड्स पढ़ेंगे नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आप लोग देखिए नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड होते हैं, जरा देखो। पहला है N2O, दूसरा है NO, तीसरा है N2O3, चौथा है NO2, पांचवा है N2O4, छठा है N2O5। अब मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रोजन जो है ना बेसिकली 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता, लेकिन आपको कहीं कहीं ये 5 दिख रहे होंगे। आप कहेंगे सर ये तो 5 बना रखे हैं, जरा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर 5 है। अब आपको सर ये बेटा 5 नहीं है, एक्चुअली ये रेजोनेंस से जो पाई बॉन्ड है उनको दिखाया गया है। बट एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो आपको यहां पर स्ट्रक्चर बनानी है, जैसे मान लो आपको N2O का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो N2O का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मैं आपको समझाता हूं। N2 का स्ट्रक्चर पहली बात तो लीनियर होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। नाउ दिस इज लीनियर,
आप लोग याद रखिएगा, दिस इज लीनियर। उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन क्या करता है, एक दो बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन से, समझ में आ गया। और क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं बना सकता, इज इट क्लियर। तो उसको समझाने का तरीका क्या है, सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करता है और 2 बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड बना के यहां पर दूसरे नाइट्रोजन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या यह है कि इस नाइट्रोजन का अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इस केस में यहां पर वो क्या करता है, एक बॉन्ड और बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर एक नाइट्रोजन जो है बेसिकली 4 बॉन्ड बना रहा है, जिसमें से 3 बॉन्ड उसके क्या होंगे, कोवेलेंट, और एक बॉन्ड पक्का उसका कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आ गया, ये सिंपल सीन है। अगर मान लो आपको N2O4 को डिजाइन करना है, N2O4 कैसे डिजाइन होगा, तो नाइट्रोजन क्या करता है, सबसे पहले ना एक दूसरे नाइट्रोजन को पकड़ता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो कोवेलेंट बनाता है, कंपल्शन है, ये लो 3 बॉन्ड उसने बना दिए, 2 ऑक्सीजन के साथ बना दिए, इसने भी 2 ऑक्सीजन के साथ बना दिए, पर अभी 2 ऑक्सीजन बाकी है। जो तो बाकी बॉन्ड बनेगा ना बेटा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, वो कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाइट्रोजन टोटल 4 ही बॉन्ड बनाता है, मैं कितनी बार बताऊं उतनी बार कम है। नाइट्रोजन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 3 बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, 3 बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, और एक बॉन्ड कैसा होता है, कोऑर्डिनेट होता है। आप लोग याद रखोगे, एक बॉन्ड कैसा होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, इस तरह से यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की यहां पर स्ट्रक्चर दी हुई है, तो आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हो। बस इतना दिमाग में रखो कि एक्चुअली जैसे NO2 की स्ट्रक्चर बनानी है, NO2 की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, NO2 की स्ट्रक्चर में देखो नाइट्रोजन 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। अब बचा हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन जो यहां पर बैठा हुआ है, तो बेटा ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आर गेटिंग माय पॉइंट, जिससे इस ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और ये अभी देखो टोटल आराम से 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। समझ में आया, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। सो इस तरह से इसको दिखाया जाता है, अपना दिमाग पूरा लगाओ। लेकिन आप लोग याद रखो कि कभी कभार हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सारी चीजें सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन में 16 हो गए, 16 और 7 कितने हो गए, 16 और 7 23 हुए ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा नाइट्रोजन के पास, तो कोई चारा नहीं है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन की। सबसे पहले अपन अमोनिया की बात करते हैं। देखो अमोनिया का सीन कुछ ऐसा है कि अमोनिया बहुत काम आता है इंडस्ट्री में। ये क्या करता है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और एक लोन पेयर उसके पास प्रेजेंट होता है। अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन का यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है, तो वो होगा sp3। अगर मैं स्ट्रक्चर पूछूं तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो होता है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, यस पिरामिडल स्ट्रक्चर यहां पर नजर आएगा sp3 हाइब्रिडेशन के बाद भी। क्यों, क्योंकि बेटा शेप ऐसी होती है जिसमें लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो इस हिसाब से तो आपको ये कुछ ऐसा पिरामिड के जैसा दिखेगा, ऐसा पिरामिड के जैसा, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है। अब कहते हैं भैया अमोनिया को बनाएंगे कैसे, तो बड़ा सिंपल है। देखो अमोनिया को बनाने के लिए आपको यूरिया लेना पड़ेगा। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। जब आप यूरिया को पानी में डाल दोगे तो ये अमोनियम कार्बोनेट देगा आपको, क्या देगा, अमोनियम कार्बोनेट देगा। अब अमोनियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो उससे आप लोगों को यहां से अमोनिया गैस प्लस पानी और प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग। नोट डाउन कर लीजिए कि भैया अमोनिया आपको कैसे मिलती है। यूरिया के थ्रू आप पानी से, यूरिया को पानी में डालने के बाद अमोनियम कार्बोनेट मिलता है, उसको हीट करने के बाद आपको अमोनिया गैस मिलती है। अगर आप NH4Cl को हीट कर दोगे तो अमोनिया बाहर निकल जाएगी और HCl। ये तो बहुत ही कॉमन है यार। NH4Cl में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक Cl को लेके HCl बाहर निकाल देगा और अमोनिया। अगर मैं बात करूं यहां पर NH4OH की, अमोनिया और पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि OH ये देगा और H ये देगा। कितना आसान है, बच्चों के जैसा खेल है। अब एक और तरीका होता है लार्ज स्केल में अगर अमोनिया बनानी है, तो वो प्रोसेस का नाम होता है हैबस प्रोसेस। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो। हैबस प्रोसेस लार्ज स्केल पर अमोनिया बनाने का तरीका है, जिसमें नाइट्रोजन गैस लेते हो, हाइड्रोजन गैस लेते हो 1:3 में। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। 1:3 में नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन गैसेस को लिया जाता है, अमोनिया उससे बनाया जाता है। बट इसके अंदर आप लोगों को यूज करना पड़ता है एक कैटलिस्ट, जैसे कि आयरन मोलिब्डेनम, इनको यूज करना पड़ता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग हैबस प्रोसेस कहते हैं, जिससे फ्रीक्वेंटली अमोनिया बनाई जाती है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो अगेन मजेदार बात है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा कभी नहीं बनाता।
तो आप देखो यहां पर बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये एक नाइट्रोजन है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अब आपके पास तो 2 ही बॉन्ड बचे, तो एक बॉन्ड उसने क्या किया OH के साथ बना लिया, मतलब ऑक्सीजन के साथ, अब यहां पर एक ऑक्सीजन और बची हुई है मरी मरी, तो यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, जब भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उसको आप यूं भी दिखा सकते हो कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें प्लस आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो उसमें माइनस आ गया। तो बेटा ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का ये जो ऊपर वाला एरो वाला तरीका है वो तो पुराना तरीका है, लेकिन जो नीचे वाला तरीका है वो नया तरीका है। दिस इज न्यू मेथड टू शोकेस दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का तरीका होता है या तो एरो से दिखा सकते हो या फिर आप +2 माइनस भी दिखा सकते हो, और एक सिंगल यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बना के भी तरीका होता है, तो आपकी मर्जी है जिससे भी दिखाओ, लेकिन नाइट्रिक एसिड काम बहुत आता है। अब बोले कि नाइट्रिक एसिड को कैसे तैयार करते हैं, तो बेटा नाइट्रिक एसिड को तैयार करने के लिए आपको सोडियम नाइट्रेट की जरूरत पड़ती है, बहुत सिंपल है, देखो NaNO3 की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करा दो, कोई आपको करना क्या है, इसको सोडियम को हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है, आप हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, किसी एसिड से करवा दो। अगर आपने यहां पर H2SO4 से रिएक्शन करवा दी तो यहां पर HNO3 तैयार हो जाएगा, यार कुछ भी नहीं है, इसने हाइड्रोजन दिया, उसने हाइड्रोजन लिया, यहां पर इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे एक हाइड्रोजन पे प्लस है और बाकी स्पीसी पे माइनस है, तो अपने आयन एक्सचेंज कर दो। यहां पर एक हाइड्रोजन इस NO3 को लेके भाग जाएगा और सोडियम उसके साथ चिपक जाएगा, तो फाइनली दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, NaH साथ में NaHSO4, आ गया समझ में, ये कंपाउंड बनेगा। तो एक HNO3 बन गया जो हमें बनाना था और साथ में NHSO4 बन गया। अब हम आगे चलते हैं, एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है H2SO4 को बनाने का जो बहुत ही फेमस है, दैट इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3 बनाने का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, वो H2SO4 बनाता है, यहां पर ओस्टवाल्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग जो HNO3 बना के देगा। तो चलो अब हम लोग नाइट्रिक एसिड को बनाने का एक बहुत ही नेमिंग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। मेरे प्यारे बच्चों, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में डिटेल में बहुत बार पूछा जाता है, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस को बेटा सब लोग कॉपी पे लिखोगे, याद करोगे। अभी सब लोग क्या तैयार हो ओस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए, एक बार चैट में लिख के बताओ जल्दी सी। तैयार हो? देखो, अगर आपको लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में HNO3 बनाना है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, तो उसको बनाने के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अमोनिया गैस की जरूरत रहती है। सबसे पहले आप अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओ, प्लेटिनम और रहूदियम की प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर रखो। जैसे ही आप अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो यहां पर ये NO गैस प्रोड्यूस होगी, समझ में आ गया, साथ में पानी बाहर निकलेगा। अब ये जो NO गैस है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 गैस में कन्वर्ट होती है, समझ में आ गया। NO गैस वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 गैस में कन्वर्ट होती है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इन दैट केस आपको NO2 को यहां से तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा। बाद में जो NO2 आप बाहर निकाल रहे हैं उसको पानी के साथ रिएक्ट कराओ, आपको HNO3 मिलता रहेगा। दिस इज द मेथड ऑफ ओस्टवाल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, आपको NO मिलेगा, उसके बाद NO का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओ, NO2 मिलेगा, NO2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे यानी कि हाइड्रेशन कराओगे तो HNO3 बन जाएगा। दिस इज नाइट्रिक एसिड। ये स्टेप बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका सेटअप ऊपर लगा हुआ है, हमें सेटअप के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी, बट दूसरे बीकर में HNO3 इकट्ठा होता रहेगा इस रिएक्शन के बाद। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आप यूज क्या करते हो, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में यूज किया जाता है अमोनिया और उसका रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि अमोनिया को यूज किया जाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, ठीक है। बाकी आगे की चीज आगे रहेगी, लेकिन यहां पर ये स्पेशल सवाल पूछा जाता है कि भैया यहां पर यूज क्या होता है। चलिए अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि भैया ये जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड है वो कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन है ना बेटा, वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है, जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्लीज आप इसको लिख लो, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब वो फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती, अगर वो वापस आगे इंक्रीज नहीं हो सकती, +5 से आगे नहीं जा सकती, तो इसका मतलब ये दैट इज रियली वेरी गुड, ये खुद को रिड्यूस करेगा,
सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब दिस इज अ रियली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये खुद तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता। तो आप लिख लो सबसे पहला नोट लगा के, HNO3 इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, सेल्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब हम बात करते हैं जैसे कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। जरा देखो, अगर आपने मान लो HNO3 का रिएक्शन P4 से करवा दिया, P4 मतलब फोस्फोरस, इसको व्हाइट फोस्फोरस कहते हैं, उससे रिएक्शन करवाया, तो इस व्हाइट फोस्फोरस का वो ऑक्सीडेशन कर देगा। जरा आप चेक करो सीधे, आप खुद ही सोचो कि यहां पर HNO3 बनाया है तो यहां पर भी कोशिश करेगा ना कि फोस्फोरस वो खुद भी, जरा आप चेक करो कि HNO3 खुद मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर बैठा हुआ, तो वो कोशिश करेगा ना कि फोस्फोरस का भी ऐसा ही कंपाउंड बन जाए। तो इन दैट केस क्या करता है, फोस्फोरस के साथ जब भी HNO3 रिएक्शन करता है तो वो उसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड बना देता है, जिसको बोलते हैं H3PO4। याद है आप लोगों को, ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड कहते हैं इसको। यहां पर फोस्फोरस प्लस के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, H3PO4 बना देता है, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो बहुत है, खुद को रिड्यूस कर लेता है। ये प्लस के 5 से खुद कहां चला जाता है, प्लस के 4 पर, यानी कि NO2 गैस बाहर निकालता है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग। यहां पर आप गौर से देखना कि HNO3 जब भी कभी रिएक्शन करेगा तो खुद रिड्यूस होके NO2 में कन्वर्ट होगा। प्लीज आप इस पे फोकस करिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 में अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन में वो आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है। फिर आयोडीन का क्या करेगा, वो आयोडीन का कोशिश करेगा कि भैया आयोडीन का जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबल ऑक्सो एसिड है वो बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन का मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबल ऑक्सीडेशन ऑक्सो एसिड है HIO3 बेटा, ये ध्यान रखना। प्लस का 5 वाला इसका स्टेबल होता है, प्लस का 7 वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आयोडीन सबसे नीचे आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +7 वाले कंपाउंड जनरली नहीं बनाता। ये पता होना चाहिए, बहुत कम बच्चों को पता है ये। तो बेसिकली आयोडीन यहां पर प्लस का 5 वाला अपना स्टेबल कंपाउंड बनाता है। और अगेन आप देखो कि HNO3 खुद किस में कन्वर्ट हुआ है, वो खुद NO2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है, वो खुद NO2 गैस बना रहा है। तो एक चीज गांठ बांध लो कि HNO3 जब सामने वाले की ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद रिड्यूस होकर NO2 में कन्वर्ट होता है जनरली। आया समझ में? और रिएक्शन देखो, मान लो कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दी, तो देखो बेटा कार्बन वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, उसका ऑक्सो एसिड बना के दे रहा है। तो यहां पर कार्बन के साथ रिएक्ट भी करेगा। अगर मान लो कार्बन के साथ आपने HNO3 को रिएक्शन करवा दी तो ये कार्बन का ऑक्सो एसिड बना के दे देगा। कार्बन का ऑक्सो एसिड क्या होता है, H2CO3, याद है? तो बेसिकली H2CO3 इतना स्टेबल नहीं होता, तो वो H2O + CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, वो अलग बात है। समझ में आ गया? बट ये उसका ऑक्सो एसिड बना के देता है, बोलता है गिफ्ट है मेरी तरफ से, ले ले मेरे प्यारे बच्चे, तू रख ले। लेकिन खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद NO2 गैस बना लेगा। तो देखो खुद NO2 गैस बना रहा है मेरा होशियार, लेकिन ये ऑक्सो एसिड बना के दे रहा है। इसके कॉम्बिनेशन से आप H2CO3 बना सकते हो, कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसको। आ जाओ सल्फर के साथ रिएक्शन करवाओ। सल्फर के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपको भी पता है सल्फर का सबसे बड़ा ऑक्सो एसिड कौन है, H2SO4। तो देखो बना के दे रहा है, लेकिन खुद किसमें कन्वर्ट हो रहा है, खुद ये NO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप गौर से देखना कि HNO3 ने कुछ नहीं किया, जिससे भी आपने इसकी रिएक्शन करवाई उसने सामने वाले का स्टेबल ऑक्सो एसिड बना के दे दिया, खुद NO2 में कन्वर्ट हुआ। दैट्स इट, दैट इज अ ट्रिक, दैट इज द ट्रिक, यही ट्रिक है। तो ट्रिक पकड़ा करो, केमिकल रिएक्शन तब याद होती है, ऐसे फर्जीवाड़े में याद नहीं होती है। तो मतलब यह है कि HNO3 जब भी किसी एटॉमिक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फोस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये किसी से भी रिएक्ट करेगा। ये कार्बन से रिएक्शन कराओ इसकी, सल्फर से रिएक्शन कराओ इसकी, ठीक है, फोस्फोरस से रिएक्शन कराओ इसकी, आयोडीन से रिएक्शन कराओ इसकी। याद करने का तरीका बताता हूं, देखो यहां पर लिख दिया चारों रिएक्शन। ये खुद तो क्या बनाएगा, ये खुद तो 1.5 शाना है, NO2 बनाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। ये खुद 1.5 शाना है, NO2 में कन्वर्ट होगा, खुद एक ही चीज बना रहा है। लेकिन कार्बन के केस में क्या बना के देगा, कार्बन को वो उसका ऑक्सो एसिड बना के दे देगा, H2CO3। अच्छा, सल्फर के केस में क्या बना देगा, H2SO4। अच्छा, फोस्फोरस के केस में क्या बना के देगा, H3PO4। क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए लाल चड्डी पहननी पड़ेगी तुम लोगों को, बताओ मुझे। क्या आयोडीन के केस में क्या बना देगा, HIO3। यही इसका स्टेबल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब यह आप लोग मुझे बताओ,
क्या ये 4 केमिकल रिएक्शन याद करने के लिए आपको लाल चड्डी पहननी पड़ेगी? क्या आपको लगता है? बताओ मुझे, क्या आप लोगों को नीली पैंट पे लाल चड्डी पहनोगे और मम्मी की लाल चुनरी लोगे और उसको लहराते हुए बोलोगे मैं शक्तिमान हूं, तब याद होगा? क्या उससे पहले याद कर लोगे तुम लोग? बताओ मुझे। झंडू बाम झंडू हम, 4 रिएक्शन याद हो गई? हाँ, तो ये लड़की भी कह रही है पॉइंट टू बी नोटेड सर। इसने लाल चड्डी नहीं, इसने लाल कोट पहन रखा है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट। तो फाइनली गाइस अब हम प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। सो अब चलते हैं आगे। अब देखो एलोट्रॉप पढ़ेंगे फोस्फोरस के, दैट इज रियली ऑसम। देखो फोस्फोरस के 3 एलोट्रॉप जनरली हमको पढ़ाए जाते हैं। एक तो होता है व्हाइट, दूसरा होता है ब्लैक, तीसरा होता है रेड। अगर मैं पूछूं इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल। क्योंकि वो काला हुआ ही क्यों है? अरे बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिए हो तुम, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिए हो, तब जाके ये व्हाइट से रेड से ब्लैक हो गया, इतना काला हो गया कि अब वो स्टेबल है। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप है तो वो ब्लैक है। सबको समझ में आ गया? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ये होता है व्हाइट। व्हाइट द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो वो ब्लैक वाला है, और ये रेड वाला बीच का है। सबको समझ में आया? अब हम चलते हैं। देखो जो व्हाइट फोस्फोरस होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है, इसमें इतने ज्यादा स्ट्रेन होता है, हालांकि होने को तो 4 फोस्फोरस है। यहां पर इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, sp3 हाइब्रिडेशन है, लेकिन एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें ना एंगल से स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। स्ट्रेन का मतलब जकड़न बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये इतना रिएक्टिव है कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो दिस इज हाईली रिएक्टिव, हाईली स्ट्रेनेबल, हाईली स्ट्रेन्ड, हाईली रिएक्टिव। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो P4। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ब्लैक वाला। अच्छा रेड वाला कैसा होता है? रेड वाला क्या करता है, पॉलीमर टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है, लंबी। आ रहा है समझ में? इसमें तो क्या था, आपस में ये P आपस में जुड़े होते हैं, बॉन्ड रह गया, ये P आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन रेड फोस्फोरस में क्या होता है, ये अंदर वाले जो P थे वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाते हुए एक लंबी पॉलीमर चैन बनाते हैं। तो यहां पर ये लंबी पॉलीमरिक चैन होती है, इसमें इतना स्ट्रेन नहीं होता, बट लेस रिएक्टिव होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कोई पूछे कि भैया व्हाइट और रेड में क्या फर्क है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड रेड, तो पहला तो रंग का फर्क है। जो व्हाइट वाला है वो व्हाइट कलर का होता है, जो रेड वाला है वो रेड कलर का होता है। लेकिन ये तो बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है पहला नंबर पॉइंट, ये व्हाइट वाला इनसोल्यूबल होता है पानी के अंदर, पानी के अंदर नहीं घुलता है, समझ में आ गया? बट ये सोल्यूबल होता है CH2 में, CH2 में घुलता है। रेड वाला दोनों में ही इनसॉल्युबल है। तो जरा आप चेक करो, पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट वाला और रेड वाला दोनों का दोनों इनसॉल्युबल है, पानी के अंदर नहीं घुलेगा। लेकिन व्हाइट वाला एक्चुअली कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा वाला पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा वाला पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों की व्हाइट वाला एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेन का मतलब समझते हो, जकड़न। तो इतना ज्यादा जकड़न की वजह से, क्योंकि एंगल बहुत कम होता है, एक्चुअल एंगल होना चाहिए था 108 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए था, बट एक्चुअली नहीं होता, वो कोई 60 डिग्री के करीब एंगल होता है। वो स्ट्रेन इतनी ज्यादा होती है, उसकी वजह से वो रिएक्टिव ज्यादा होता है, जकड़न ज्यादा होने की वजह से। जबकि रेड वाले में इतनी जकड़न नहीं होती, वो इतना रिएक्टिव नहीं होता। अब मजे की बात पर आते हैं। मजे की बात यह है कि अगर आपने व्हाइट फोस्फोरस को बेसिक मीडियम से रिएक्शन कराया तो वो फॉस्फीन गैस को बाहर निकालेगी, PH3 बनाने का तरीका होता है ना। दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या गौर से चेक करो, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये जो फॉस्फीन होता है ना, वो बेसिक मीडियम से रिएक्ट करके, यानी कि OH माइनस भी लिखा हो, ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ये क्या कराता है, ये फोस्फीन बनाता है और साथ में H2PO2 माइनस, ये 2 कंपाउंड बनाता है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोस्फोर 0 पर है, 0 से यहाँ माइनस के 3 पर जाता है और ये प्लस के 1 पर जाता है। तो 0 से प्लस के 1 पर जाना का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हो गया, और 0 से माइनस के 3 पर जाने का क्या मतलब है, रिडक्शन हो गया। सो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन जो दिख रही है, दैट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। बट अगर रेड फोस्फोरस को आपने बेसिक मीडियम में डाल दिया तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या करता है, H4P2O6, ये एक ऑक्सो एसिड बना के वो दे देता है।
तो H4P2O6 टाइप का ऑक्सो एसिड आप लोगों को बना के वो दे देता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है। नाउ विल टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की रिएक्शन कैसी होती है, सबसे पहले तो आप जरा चेक करो। अगर आपने फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस की बात हो रही है, वो काफी रिएक्टिव है। अगर आपने उसको बेसिक मीडियम में डाल दिया तो वो आप लोगों को फॉस्फिन गैस बना के देगा, जो कि रोटन फिश की तरह की ऑर्डर होती है, बहुत ही बदबूदार ऑर्डर होती है। अगर आपने फास्फोरस का रिएक्शन सल्फर के साथ करवा दिया तो आपको एक कंपाउंड बना के देगा जिसको फोस्फोसल्फाइड कहते हैं, और एक्चुअली ये मैच स्टिक में काम आता है। आपने माचिस की तिल्लियां देखी हैं, उसके ऊपर जो रोगन होता है बेसिकली वो इसी का बना होता है। ठीक है, P4S3 का, P4S3 का बना होता है। ये माचिस की तिल्ली के ऊपर का रोगन है। और अगर आप लोगों ने P4 को हाइड्रोजन प्लस हीट से रिएक्शन करवा दी तो वो फॉस्फीन गैस बना के देगा। ये आप लोगों को ऊपर से ही पता है। अगर आप लोगों ने P4 की रिएक्शन SO2Cl2 के साथ करवा के दे दी, SO2Cl2, ठीक है, तो इससे वो क्या करेगा, इससे वो, उसको दिखता है यहां पर क्लोरीन जो कि एक्सिस में दिखाई दे रहा है उसको, उससे वो क्या करेगा, यहां पर PCl5 बनाएगा सबसे पहले। और PCl5 को अगर आप पानी में डाल दोगे तो यहां पर 2 हाइड्रोजन इसके 2 क्लोरीन को ले जाएंगे और HCl बनाएंगे और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ के POCl3 बना के देगा। ये रिएक्शन बड़ी आसान होती है अगर आप PCl5 की रिएक्शन पानी के साथ करवा दो। ठीक है, तो इन दैट केस ये 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन ले जाएंगे और एक ऑक्सीजन जो POCl3 बना के देगा। ठीक है, फाइनली अगर POCl3 फिर से आपने पानी में डाल दिया तो वो आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 बना के देगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। पहला जो रिएक्शन है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि P4 का रिएक्शन आपने HNO3 के साथ करवा दिया, तो अभी आप पढ़ के आए हो कि HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो फॉस्फोरस का क्या बना देगा, ऑक्सो एसिड बना के तैयार करके दे देगा। ये तो पहले पढ़ के आए हो, एरो NO2 गैस बाहर निकलेगी। अगर P4 का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दिया तो ये भी यही करेगा जो HNO3 ने किया, ये भी यही करेगा, ये भी उसका ऑक्सो एसिड बना के दे देगा H3PO4 और खुद SO2 गैस बाहर निकालेगा। तो मजे की बात देखो, अगर आप लोगों ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया तो NO2 बाहर निकलेगी, सल्फ्यूरिक एसिड से कराया तो SO2 गैस बाहर निकलेगी। ये कितना आसान है। अगर आप लोग ना वाकई में अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना चाहते हो तो तरीका क्या है, आप मेथड पकड़ो कि कौन कैसे रिएक्शन कर रहा है। HNO3 और H2SO4 में फर्क क्या है, बट देखो HNO3 और H2SO4 में फर्क ये है कि HNO3 बेसिकली नाइट्रोजन का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सो एसिड है, सल्फर का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सो एसिड H2SO4 है। तो ये बेसिकली फास्फोरस का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सो एसिड बना के दे रहा है। ये NO2 गैस बाहर निकाल रहा है तो ये SO2 गैस बाहर निकाल रहा है। क्या फर्क है, समझ में आया। इसके अलावा अगर आपने व्हाइट फास्फोरस को लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो वो P2O3 बना के देगा, और P2O3 बेटा अकेला नहीं रह सकता, तो वो डाइमराइज फॉर्म में P4O6 हो जाता है, 2 जुड़ जाते हैं आपस में। फिर अगर आपने P4O6 को पानी में डाला तो आप लोगों को फास्फोरस एसिड बना के देगा H3PO3। बट अगर आपने मान लो कि फास्फोरस की रिएक्शन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन के साथ करा दी, खूब घनी ऑक्सीजन, मजा ही मजा, तो इन दैट केस एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में वो और ऊपर बढ़ेगा, P2O5 बनाएगा। डाइमराइज फॉर्म में वो P4O10 बनाता है, पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद हायर लेवल का ऑक्सो एसिड बनाता है जिसको H3PO4 बोलते हैं। तो फास्फोरस एसिड तो ऊपर बनता है लिमिटेड ऑक्सीजन में, फास्फोरिक एसिड नॉन लिमिटेड एक्सिस ऑक्सीजन में बनाया जाता है, H3PO4 बोलते हैं। सबको समझ में आया। तो ये तरीका होता है। बट अगर आपने व्हाइट फास्फोरस को हीट किया तो वो अनस्टेबल कंपाउंड P2 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इतना स्टेबल नहीं होता। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगर मान लो रिएक्शन ऑफ PCl5 की पढ़ते हैं, PCl5 को अगर आपने हीट किया तो वो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्लोरीन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। अगर आपने PCl5 को पानी में डाला तो फिर थोड़ी देर पहले पढ़ के आओ तो कि वो पानी में डालने के बाद POCl3 बना के देगा। अगर आपने और वाटर में डाला तो वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना के देगा। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हो, ये रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाई थी तुम्हें, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर कोई पूछे कि PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है तो दैट इज ट्राइगोनल, ठीक है, लिख लो इसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इज द स्ट्रक्चर। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं जो ट्राइंगल के अंदर है उनको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं पिरामिड बनाने के लिए वो होते हैं एक्सियल बॉन्ड। और हमेशा एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, मतलब बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं है PCl5 में। अब अपन आते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस।
फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स पढ़ते हैं। देखो भैया ऐसा है कि फॉस्फोरस H3PO2, H3PO3 और ना जाने कितने H3PO4 और यहां पर फिर बाकी और बहुत सारे हैं। देखो यहां पर H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 और यहां पर HPO3N, N मतलब पॉलीमरिक फॉर्म में। भाई साहब इतने सारे वो ऑक्सो एसिड बनाता है। अब पहले तो इनके नाम याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया इनका नाम। अगर आपको नाम नहीं याद तो समझो आपका कुछ काम नहीं होगा। तो देखो यहां पर H3PO2 को बोला जाता है, जरा आप चेक करो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपो का मतलब कमी, उसमें ऑक्सीजन की और कमी है। जो फॉस्फोरस एसिड है उससे भी एक ऑक्सीजन कम है, H3PO3 होता है फॉस्फोरस एसिड, उसमें हाइपो लगा दिया मतलब एक और ऑक्सीजन की कमी होगी, H3PO2 बोलते हैं। यहां पर फॉस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती होगी। अब हम बात करते हैं यहां पर H3PO3, इसको बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फोरस एसिड। समझ में आ गया। एक होता है आपके पास H4P2O5, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O5। फिर आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H4P2O6। फिर होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसको ये सबको पता है H3PO3। फिर होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। एक होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड जिसको बोलते हैं HPO3N। अब बेटा ये लिस्ट अगर आपको नाम याद नहीं है तो फिर आप गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस लिस्ट को याद करो क्योंकि इस लिस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये लिस्ट आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देगी। स्पेशली आप लोगों को नाम और फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि नाम के हिसाब से सवाल पूछा जाएगा। ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर आप यहां पर स्ट्रक्चर मुझसे बनवाना चाहो तो आपके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। एक तो H3PO2 की, एक होती है H3PO3 की और एक होती है H3PO4 की। मैं तीनों स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। H3PO4 तो देखो, H3PO2 देखो, फॉस्फोरस टू ऑक्सो एसिड है तो एक डबल बॉन्ड तो होएगा ही। अब एक ऑक्सीजन और है H3PO2 के अंदर और उसको एक हाइड्रोजन से जोड़ दो, बाकी दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। अगर मैं H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो फॉस्फोरस टू ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड तो हो गई। अब बाकी दो ऑक्सीजन और बचे हुए हैं तो वो एक्चुअली OH की फॉर्म में यहां पर इसके साथ जुड़े होते हैं और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है। एक होता है H3PO4, वहां पर फॉस्फोरस टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। फिर बची 3 ऑक्सीजन, ठीक है। वो 3 ऑक्सीजन बेसिकली यहां पर OH बॉन्ड बना के जुड़ी हुई होती है। सो ये इनका क्या होता है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। अब अगर कोई पूछे कि ये कितने कितने हाइड्रोजन दे सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं, ये एक ही हाइड्रोजन देगा तो इसकी बेसिसिटी सिर्फ एक है। समझ में आया। ये 2 हाइड्रोजन देंगे, ये देखो, ये एक, ये 2, ये 2 हाइड्रोजन दे सकती है तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। और इसकी बात करें तो ये 3 हाइड्रोजन दे सकता है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अलग करना आसान है तो इसकी 3 बेसिसिटी होती है। अब याद होना चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर्स आप याद करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता बट वो याद होना चाहिए। बट एक आप याद कर लेना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड के ऊपर एक बार सवाल पूछा गया है। बनाना बहुत आसान है, अगर आप वाकई में मेहनत किए हो तो ये चीजें आसान